इतनी बड़ी भीड़ जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी। आज मैं इस स्थान पर किसी सभा को ये संबोधित करने के लिए आया हूं तो इतना बड़ा लोगों का हुजूम हमको देखने को मिलेगा, मैंने इसकी कभी कल्पना नहीं की। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस को भी, सीपीएम को भी और तृणमूल कांग्रेस को भी बताना चाहता हूं, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हवा ही नहीं चल रही है पश्चिम बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी का तूफान चल रहा है मेरे बहनों भाइयों। अब आगे इस पश्चिमी बंगाल में न हसिया हथौड़ा मिलेगा, न हसिया हथौड़ा मिलेगा, न पंजा खिलेगा, न तिल रहेगा, न मूल रहेगा, और पश्चिमी बंगाल में केवल कमल खिलेगा मेरे बहनों भाइयों। मैंने यह सुना जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, बहुत सारे हमारे भाई और बहन जिला पंचायत के चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन करना चाहते थे, लेकिन यहां तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनके ऊपर हमले किए, उनको डराने और धमकाने का काम किया है, उनको नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया है, और यहां तक कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं की जान ले ली गई है। पहले भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से भूलेगी नहीं। मैं आज आपको कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। जिन लोगों ने हमला किया है, हमारे कार्यकर्ताओं की जान ली है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं बहनों भाइयों, उन्हें बख्शेंगे। पॉलिटिकल किलिंग का दौर चल रहा है, राजनीतिक हत्याएं हो रही है, लोकतंत्र में बहनों भाइयों हिंसा और हत्या का कोई स्थान नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, भले ही हमें बलिदान क्यों न लेना पड़े, लेकिन बहनों भाइयों भारत के लोकतंत्र को हम कलंकित कभी नहीं होने देंगे। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, भले ही आपके ऊपर चाहे तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के लोग जितना भी हमला करें, लेकिन बहनों भाइयों अब हाथ मत उठाना उनके ऊपर, आप हिंसा का सहारा मत लेना। मैं आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों को हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया गया है, किसी को मारने का, किसी की कत्ल करने का पाठ हम लोगों की पार्टी ने हमको नहीं पढ़ाया है। लेकिन याद रखना, नोट करके रखना, जिन लोगों ने हाथ उठाया है और जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं का कत्ल किया है बहनों भाइयों, सरकार होने आ जाने के बाद हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, अभी आपको विश्वास दिला। हमारी केंद्र की सरकार पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहती है, हम यहां की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, यहां के बहादुर जवानों की बेरोजगारी को हम दूर करना चाहते हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं को भी यहां पर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार लागू नहीं कर रही है। हम आपकी मदद करना चाहते, लेकिन यहां की सरकार हमारी मदद को ले नहीं रही है। हम लोगों ने फैसला किया कि हम सारे देश के कई शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को भी यहां की सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक बहुत बड़ी योजना चलाई है, ध्यान से आप लोग सुन लेना। और उस योजना के तहत अब तक 1.5 महीने के अंदर ही 10 लाख गरीबों को लाभ मिल चुका है, और हम इस देश के 50 करोड़ लोगों को वह लाभ मुहैया कराना चाहते हैं। भले ही हमारा कोई भाई झोपड़ी में क्यों न रहता हो, भले ही उसके पास कुछ ना हो, यदि वह बीमार हो जाता है, दिल का मरीज हो जाता है, हार्ट का मरीज हो जाता है, उसके घुटने खराब हो जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी गंभीर बीमारी क्यों न हो जाए मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत नामक एक योजना चलाई है,
कि 5 लाख रुपए तक उस गरीब का मुफ्त इलाज किया जाएगा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा बहनों भाई। और ऐसे देश में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इस योजना को भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, उसे स्वीकार नहीं किया। यहां पर हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज के लिए, उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है, आज सारे उद्योग समाप्त हो गए, चाहे वो सीपीएम की सरकार रही हो अथवा तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही हो। कहां चले गए वो? और यही ममता दीदी ने कहा था तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे 55,000 जो यहां पर उद्योग बंद हुए हैं, पुनः उन उद्योगों को प्रारंभ किया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी उद्योग अभी तक प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आपसे पूछना चाहता, हाथ उठाकर बताइए जरा पीछे के लोग। यदि उद्योग ही नहीं प्रारंभ हुए हैं बहनों भाइयों, तो लोगों के, नौजवानों के हाथों को रोजगार कहां से मिलेगा? कैसे गरीबी दूर होगी? यहां पर आए दिन सांप्रदायिक घटनाएं, कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच लाकर केवल सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। क्या हो गया है? मुझे यह जानकारी मिली, यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक किताब थी, उस किताब में रामधेनु लिखा हुआ था। तो यहां की सरकार ने कहा अरे इसमें राम का नाम लिखा है, इसलिए रामधेनु को उस किताब से बदलकर, उस टेक्स्ट बुक से बदलकर अब उसको जो है रोमधेनु करने का काम इस सरकार ने किया है। तुष्टीकरण किया हद हो गई। राम की आप पूजा करते हैं कि नहीं करते, मैं पूछना चाहता। बहनों भाइयों, क्या किसी सरकार को राम के नाम से नफरत हो सकती है? जो अपनी मर्यादाओं के लिए राम जाने जाते हैं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी जिस भगवान राम की पूजा करते हैं, उनके नाम से आपको इतनी एलर्जी। रामधेनु की जगह मुझे बताया गया कि अगर रोमधेनु लिख दिया गया, क्या हालत होगी? भाइयों, पश्चिम बंगाल आज पूरी तरह से असुरक्षित है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, सर्वाधिक घरेलू हिंसा और महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं देश में यदि कहीं पर हो रही है बहनों भाइयों, तो इस पश्चिम बंगाल में हो रही है। इससे बड़े दुर्भाग्य की और दुख की बात क्या हो सकती है? ऐसे हालात उन्होंने बना दिए। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए अनुमति देने की बात आती है, तो दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने का आदेश नहीं दिया जाता है, लेकिन ईद और मुहर्रम की इजाजत दी जाती है। मैं कहना चाहता हूं टीएमसी की सरकार से, दुर्गा विसर्जन की भी अनुमति दी जानी चाहिए और ईद और मुहर्रम की भी की अनुमति दी जानी चाहिए। बहन भाइयों, हम हिंदू और मुसलमान और ईसाई के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी का मानना है राजनीति की जानी चाहिए, जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति की जानी चाहिए, और उसी राजनीति को हम लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्री, उद्योग अब हमारे देश में आने पूरी तरह से बंद हो गए हैं। पश्चिमी बंगाल में यह हालत हो गई है, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, प्रशासक हो, पुलिस अधिकारी, सब पर हमले किए जा रहे हैं। सभी अपने को असुरक्षित महसूस हो रहे हैं। बहनों भाइयों, जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई है इन सब सारे लोगों पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। एक समय था कि पश्चिम बंगाल के बारे में एक धारणा सारी दुनिया में थी बहनों भाइयों, जो बंगाल सोचता है
वही कल पूरे देश में घटित होता है। यह साख, यह विश्वसनीयता पश्चिम बंगाल की एक समय थी। आज क्या हालत हो गई? और मैं पूछना चाहता हूं यहां की टीएमसी की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री, आप तो बताओ क्या कारण है कि हमारा पश्चिम बंगाल आज इतनी तेजी से पिछड़ता जा रहा है? क्या इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने आपकी सरकार बनाई थी? क्या पश्चिम बंगाल को तबाह कर देंगी, पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर देंगी? बहनों भाइयों, टीएमसी की सरकार बनने के बाद आज पश्चिमी बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और ये महसूस कर रही है कि टीएमसी ने उसे धोखा दिया है मेरे बहनों भाई। और मुझे याद है जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय चुनाव के दौरान बराबर टीएमसी के नेताओं ने मां, माटी और मानुष की बात कही थी। लेकिन आज हालात यहां पर ऐसे हो गए हैं, न मां सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है मेरे बहनों भाई। यहां अराजक तत्वों का बोलबाला है और सामाजिक तत्वों का बोलबाला हो गया मेरे बहनों भाई। राष्ट्र विरोधी शक्तियों का भी पश्चिम बंगाल में बोलबाला है। हालात ये हो गए हैं, पुलिस थानों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। थानों में पुलिस भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस हो रही है। कब इन टीएमसीओ के कार्यकर्ता उनके ऊपर हमले कर देंगे यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसी भत्तर हालात यहां पर बना दिए हैं टीएमसी की सरकार। जहां तक बहनों भाइयों कानून और व्यवस्था का सवाल है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर जाकर आप देख लो मेरे बहनों भाइयों, और फिर पश्चिम बंगाल की सरकार से तुलना कर लो। जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था के कैसे हालात हैं, और पश्चिम बंगाल में इस टीएमसी की सरकार ने कैसे हालात बनाकर रखे। अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश पड़ोसी देश है, आपके देश में आ रहे, क्या उन्हें रोका नहीं जा सकता है? बहनों भाइयों, बार बार हम लोगों का आग्रह रहता है टीएमसी की सरकार से, केंद्र सरकार की मदद की जानी चाहिए। हम यहां पर सारे बॉर्डर पर फेंसिंग लगाएंगे, यहां पर तार लगाएंगे, अब चाक चौबंद यहां पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन किसी अवैध घुसपैठिए को भारत की सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। लेकिन बराबर टीएमसी से प्रोत्साहन देने का काम कर रही है, ऐसी स्थिति पैदा करती है। और हम लोग केवल यहां पर फेंसिंग ही नहीं लगाना चाहते, पश्चिम बंगाल की सरकार हमको जमीन मुहैया करा दे। वर्षों से हम कह रहे हैं कि हमको जमीन दो, ताकि हम पूरे बॉर्डर की फेंसिंग करा दें, पूरे बॉर्डर को हम सील कर दें। लेकिन उसमें भी जो सहयोग मिलना चाहिए बहनों भाइयों, वह सहयोग नहीं मिल रहा। और मैं बताना चाहता हूं, नहीं मिलेगा तो हमने एक नई व्यवस्था, मैं इजराइल गया था, इजराइल जाने के बाद हमने देखा टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, तकनीक का सहारा लिया है इजराइल ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने भी फैसला किया है, यहां पर भी पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश की सीमा को हम सील करेंगे, असम और बांग्लादेश की सीमा को भी हम सील करेंगे, और वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, तकनीक का सहारा लेकर हम भारत और बांग्लादेश की सीमा को पूरी तरह से सील करेंगे मेरे बहनों भाइयों। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, हम इसलिए सील करना चाहते हैं ताकि अवैध घुसपैठिए भारत में न घुस सके, हमारे पश्चिम बंगाल में न आ सके। कैटल स्मगलिंग, पशुओं की तस्करी न होने पाए, ड्रग स्मगलिंग न होने पाए, नकली नोटों का कारोबार बंद हो गया, यह हम चाहते हैं। लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी यह सरकार राजनीति कर रही है। कारण यह हो गया है कि आप देख रहे हैं यहां जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। दिमागी मेरे बहनों भाई ऐसे हो गए, एंटी नेशन और एंटी सोशल यह मिलकर पश्चिम बंगाल के हालात को खराब करने पर यह पूरी तरह से आमादा है। मैं कहना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की यहां की सरकार से मेरे बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का वायलेंस भी पश्चिम बंगाल में बंद होना चाहिए।
यह मैं अपील करना चाहता हूं। राजनीति में किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के साथ प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। आज भारतीय जनता पार्टी की तृणमूल कांग्रेस के साथ कंपटीशन हो सकता है, प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, चुनाव हम लड़ सकते हैं, लेकिन बहनों भाइयों दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यह भी चाहती है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी दूसरे राजनीतिक पार्टी को अपना दुश्मन मान लेती है, उसके कार्यकर्ताओं पर हमले करती है। इसीलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप सकारात्मक तरीके से काम करिए, जनता के साथ संवाद स्थापित करिए। मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी के ऊपर कोई हमले नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव आप सब देख रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। मेरे बहनों भाई, टीएमसी बौखलाई हुई है। टीएमसी इसलिए बौखलाई हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। अब टीएमसी के लोगों को भी लग गया है कि अब यहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ही विजय पताका फहरने जा रही है। अब टीएमसी के लोगों को भी लग गया है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से सीपीएम और टीएमसी ने खौफनाक कर दिया है। मेरे बहनों, युवकों को रोजगार मिलने की बात तो बहुत दूर हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 7 सालों से यहां पर टीएमसी सरकार है, एक भी फैक्ट्री खुली है कि नहीं खुली है? हाथ उठाकर बतलाइए, पीछे के लोग बतलाइए। बहनों, एक भी फैक्ट्री खुली है? माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माताओं बहनों, यहां पर इन्वेस्टर समिट होती है, इन्वेस्टर समिट होती है, पैसा एक भी नहीं आता है, एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता हूं ममता दीदी से, इन्वेस्टर समिट होने से यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यदि आप चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट हो, लोग आकर पैसा लगाएं, यहां पर इंडस्ट्रीज खड़ी हो, इसके लिए पहले आपको यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना होगा। मेरे बहनों भाइयों, तब जाकर यहां पर लोग आएंगे और यहां पर बड़े बड़े उद्योग पुनः स्थापित हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, 5 वर्ष का समय भारतीय जनता पार्टी को यहां सरकार चलाने का दे दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, आप देखिए 5 वर्षों के अंदर कौन सा करिश्मा भारतीय जनता पार्टी करके आपको दिखा पाती है। और आप यदि देखना है, दूर मत जाइए, आप केंद्र में जाइए, देखिए हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों में नहीं कर पाई, उसे 55 महीनों में करके हम लोगों ने दिखा दिया है। 55 महीनों में करके दिखा। आप देख रहे होंगे, हाईवेज हो, आईवेज हो अथवा वाटरवेज हो, कितनी तेजी से इसका विस्तार भारत के अंदर हो रहा है। आजाद भारत के इतिहास में या तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाईवेज और वाटरवेज का सिलसिला प्रारंभ किया था, अथवा इस आजाद भारत के इतिहास में तेजी के साथ हाईवेज, आईवेज और वाटरवेज का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रारंभ किया है। मेरे बहनों, 14 वाटरवेज यानी पानी में कंटेनर चलेंगे, पानी में जहाजें चलेंगी, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक सड़कों के माध्यम से नहीं जाएगा, बल्कि वाटरवेज के माध्यम से जाएगा, नदियों के माध्यम से जाएगा। ऐसे 14 स्थान, भले ही यहां की सरकार का सहयोग हमको न मिल रहा, 14 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए। बहनों भाइयों, ऐसे नदियों को हम लोगों ने चिन्हित किया, वहां पर इसे चलाएंगे। और एक आयुष्मान भारत योजना की चर्चा की, मैं तृणमूल कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये करना हो करिए, लेकिन कम से कम पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिए जो योजनाएं भारत सरकार की अच्छी हैं उसे तो लागू कर दीजिए, और कोई करिए तो अमल करिए। मैं जानता हूं पश्चिम बंगाल का गरीब बीमारी के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है, उसकी कोई चिंता नहीं करने वाला होता है। तो कम से कम इतना तो कर दो
कि आयुष्मान भारत योजना तो लागू कर दो यहां पर, ताकि 5 लाख रुपए तक का हर साल का मुफ्त इलाज हमारे पश्चिम बंगाल के बहनों भाइयों को। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सारे देश में लागू हो गई, लेकिन टीएमसी की सरकार यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं कर रही। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की क्या हालत है? चाय बागान में काम करने वाले कोई हमारे यहाँ पर भाई बहन है? चाय बागान में काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए बहनों भाइयों, वह न्यूनतम मजदूरी मिलने के पाए। ऐसे हालात गरीबों गरीब हालत। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हमारी केंद्र की सरकार काले धन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है बहनों भाइयों। और इतना ही नहीं, यहां पर भी जो भ्रष्टाचार हुआ है, आप आश्वस्त रहिए, सरकार आने के बाद कोई भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं जाने पाएगा मेरे बहनों भाइयों, कोई भ्रष्टाचारी बचकर नहीं। भारत में पहले ऐसा होता था, यहां पर लोग भ्रष्टाचार करते थे, हजारों करोड़ कमा लेते थे भारत में, और उसके बाद भारत छोड़कर दुनिया के दूसरे देशों में चले जाते थे। हम लोगों ने उसके लिए कानून बनाया है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट बनाया है मेरे बहनों भाइयों। अब जो भी बाहर जाएगा उसको बाहर से भी पकड़ कर लाएंगे और भारत की जेलों में डालेंगे। आपने देखा होगा अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले में हमने मिशेल मामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनको भी पकड़कर हम ले आए और उनके साथ साथ 2 लोगों को और यहां पकड़कर लेकर हम आए हैं बहनों भाइयों। ऐसी हमारी सरकार, ऐसी सरकार यहां चल रही है। ऐसी सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं होता। गांव गरीब और किसानों की घोर उपेक्षा हो, कोई इनकी चिंता करने वाला नहीं। गांवों को पक्की सड़कों से हम लोग सारे देश में जोड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिमी बंगाल के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है या नहीं जोड़ा गया? सारी गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए, नहीं जुड़े? बहनों भाइयों, 5 वर्षों के अंदर हम सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम यहां के हर गांव को 5 वर्षों के अंदर पक्की सड़कों से जोड़ देंगे। इस समय यहां पर तृणमूल कांग्रेस महागठबंधन कर रही है और महागठबंधन करके नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से यह हटाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, शायद इन लोगों को मालूम नहीं है, चाहे यह बेमेल खिचड़ी बनाने से यह बेमेल खिचड़ी पकने वाली नहीं है। यह बेमेल खिचड़ी पकेगी नहीं। कैसे गाड़ी चलेगी बहन जी, कैसे गाड़ी चलेगी? गाड़ी नहीं चल सकती। टीडीपी बैठेगी स्टीयरिंग पर, कोई बैठेगा क्लच पर, कोई दबाएगा ब्रेक। गाड़ी चलेगी कैसे? और एक्सीलेटर दबाएगा कोई और। तो बहन जी को मैं सुझाव देना चाहता हूं, ममता दीदी को, कि इस महागठबंधन के चक्कर में मत पड़िए। ये गाड़ी नहीं चलने वाली है। और एक हमारी और बहन जी है हमारे राज्य की, वो ब्रेक दबा देगी, ये चलने वाली नहीं है। दादा भाइयों, कल का बजट का भाषण सुना था आपने, हमारे वित्त मंत्री का कल सुना था। जिन लोगों की 5 लाख रुपए तक की आमदनी है उनका इनकम टैक्स माफ, और जो हमारे मजदूर हैं 15,000 रुपए तक कमाते हैं बहनों भाइयों, हमारी केंद्र की सरकार ने फैसला किया है 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद 3,000 रुपए हर महीने में पेंशन दी जाएगी। यह भी फैसला। और एक किसान सम्मान निधि, इसकी भी कल घोषणा हुई है। हमारे यहाँ किसान भाई है, कुछ हाथ उठाइए। कितने? अरे वाह, सारे किसान लोग। बहनों भाइयों, मैं भी किसान हूं। जैसे आप गांव में खेती करते हैं वैसे मैं भी खेती करता हूं। हमारे परिवार भी, मैं भी किसान मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं मेरे बहनों भाइयों, आप ही जैसा।
आप ही जैसा। हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया है तो ऐसा नहीं कि आगे से क्या करेंगे, 1 दिसंबर 2018 से ही लागू कर दिया है। चाहे सारे ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनको हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक के खाते में डाल दिया जाएगा। और आपको इसी अब जल्दी से आपको 2-2 हजार रुपया 3 किस्त में डाला जाएगा, 2-2 हजार करके, और 2 हजार रुपया अभी कुछ ही महीनों, 1-1.5 महीने के अंदर आपके खाते में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं। कितने कामों की चर्चा करूं। आप सभी लोगों के घर में, गरीबों के घर में जो शौचालय पहले नहीं थे, शौचालय बन गए कि नहीं? मेरे भाइयों, देश भर में हम लोगों ने शौचालय बनवाए। 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय 55 महीनों में नरेंद्र भाई की सरकार बनने के बाद बने हैं इस देश में।